हेलो दोस्तों, यूपीएससी बीके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और हेल्थ का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों एमपीपीएससी का जो सीरीज़ चला रहे थे हम, प्री प्लस मेंस, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो हमारा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता तक हमने पढ़ चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो मेंस का टॉपिक है दोस्तों, मेंस को हम लेके चल रहे थे, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हमने देख चुके हैं दोस्तों। हमको अब मेंस वाला टॉपिक देखना है, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था। क्वेश्चन कैसे आएगा हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था? दोस्तों पीएससी में तो डायरेक्ट पूछ लेगा, लेकिन यूपीएससी में घुमा के पूछेगा। यूपीएससी में ऐसे घुमा के पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता से आप आर्थिक व्यवस्था उस समय अधिक उन्नत थी, क्या आप सहमत थे? और व्यापार सभ्यता वर्तमान समय के लिए उन्होंने मार्ग खोला है, आप सहमत है? विवरण दीजिए। और इसमें पूछेगा एमपीपीएससी में दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए या फिर वर्णन कीजिए। तो दोस्तों डायरेक्ट आएगा, आपको 7 मार्क्स का आएगा दोस्तों। तो आपको 7 मार्क्स के लिए 1 से लेकर 1.5 पेज तक भरना है। और 11 मार्क्स का आएगा तो दोस्तों पूरे 2 पेज भरना है, और इससे ज़्यादा भी भरना पड़ सकता है। अभी जो न्यू सिलेबस आया है 2024 के अकॉर्डिंग, जब एमपीपीएससी अपना कॉपी देगा या फिर कॉपी अपलोड करेगा, जब 2024 का मेंस होगा, तो फिर उसी के बाद ही हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ कि 11 नंबर मार्क्स के लिए यूपीएससी 1 पेज दे रहा है या फिर 2 पेज दे रहा, और 7 मार्क्स के लिए कितना, 1 पेज। 7 मार्क्स के लिए दोस्तों जैसे यूपीएससी में 10 मार्क्स के लिए वहाँ 1.5 पेज लिखना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल है कि 2 पेज, 1.5 पेज तक ही लिखते हैं। और जो 15 मार्क्स है दोस्तों, उसमें 2.5 पेज लिखते हैं, 2 पेज और हाफ, यानी 2.5 लिखते हैं। लगभग छोड़ देते हैं, क्योंकि उतना नहीं हो पाता। इसलिए दोस्तों मैं उसी हिसाब से 11 मार्क्स के लिए आपका 2 पेज तो मिनिमम लिखना ही है, और 7 के लिए 1.5 पेज, और फिर 11 मार्क्स के लिए 2 से लेकर 2.5 भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको पहले डेफिनेशन देना है इसमें, और हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था। तो डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो मैंने आपको डेफिनेशन दिया, वो वाला डेफिनेशन हड़प्पा सभ्यता का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप वो वाला डेफिनेशन एज इट इज़ चिपका सकते हो, कहीं भी वो फिट बैठेगा। तो दोस्तों वाला मैं फिर से बता देता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता 2500 से 1800 ईसा पूर्व, 2500 से 1800 ईसा पूर्व प्राचीन मिस्र दोस्तों अरब प्रदेश के यहाँ लाल सागर के खाड़ी के पास आता है, इजराइल के बॉर्डर पर मिस्र, मेसोपोटामिया दोस्तों ईरान में है, मेसोपोटामिया। फिर चीन की सभ्यता से अधिक उन्नत थी। दोस्तों डेफिनेशन होगा, आप डेफिनेशन में अपने दोस्तों देखो तीन सभ्यता का भी नाम भी लिख दिया, चीन, मेसोपोटामिया, मिस्र, और भारत का तो है ही है। और अपने डेट भी मेंशन कर दिया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, 2500 से 1800 ईसा पूर्व। आप वो वाला नहीं मेंशन करना तो दोस्तों आप ये वाला भी मेंशन कर सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता उत्कृष्ट व्यापारिक सभ्यता थी, जो प्रत्येक प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से संलग्न थी, जो इस प्रकार है। दोस्तों ये वाला डेफिनेशन से ज़्यादा बेटर वो वाला डेफिनेशन है, आप कोई भी हो दे सकते हो। फिर आपको 1 पॉइंट डालना है कृषि एग्रीकल्चर, फिर आपको ऐसा पॉइंट ऐसा हाईलाइटर करना है। फिर आपको लिखना है दोस्तों 7 मार्क्स का है तो आपको कम लिखना है, 11 मार्क्स का, लेकिन आपको 11 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लेके चलना है। क्योंकि अगर 7 मार्क्स की जगह आपने लेके चले 11 मार्क्स अगर पूछ लिया, तो आपको उसको पैसेज को मतलब क्वेश्चन को आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने 11 मार्क्स के हिसाब से तैयार की हो को आंसर या फिर क्वेश्चन को, तो 7 मार्क्स का आएगा, तो आप उसको आसानी से हैंडल कर ले जाओगे। तो दोस्तों पढ़ते हैं कृषि एग्री का फर्स्ट टॉपिक डालना है एग्रीकल्चर। आपका आएगा दोस्तों अधिकतर हड़प्पाई सभ्यता नदी के किनारे थे, हाँ ऐसा ही, जिसमें से उत्तम भूमि कृषि कार्य उपलब्ध थे। रंगपुर व लोथल से चावल एवं हड़प्पा से गेहूं, जौ आदि के सच प्राप्त हुए। दोस्तों देखिए यहाँ पे नाम भी आ गया, उनका जिक्र भी हो गया कि क्या क्या प्राप्त हुआ। बनावली से हल्का खिलौना, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों ये प्रमाणित होता है कि सिंधुवासी कृषि हेतु हल का प्रयोग करते हैं। कल लिखा दोस्तों, यहाँ पे हल आएगा, हल का प्रयोग करते थे। दोस्तों प्रिंटेड में थोड़ा मिस्टेक हो गया, हल का प्रयोग करते थे। और दोस्तों ये दिया कपास का उत्पादन संभवतः सिंधुवासियों ने कहा,
सिंधुवासियों ने किया था। ये फैक्ट है दोस्तों, प्री में पूछा जा सकता है। प्री में पूछा कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किसने किया था? मेसोपोटामिया, मिस्र, तो दोस्तों सिंधुवासी ने किया था। पशुपालन, सेकंड टॉपिक में डालना पशुपालन। पशुपालन में आपको लिखना है दोस्तों, कुंवड़ वाला सांड, भेड़, बकरी आदि पशु पालते थे, किंतु संभवतः घोड़े से अपरिचित थे दोस्तों। घोड़े से परिचित नहीं थे। गाय, भेड़, बकरी इनसे वो लोग परिचित थे, लेकिन घोड़े से अपरिचित थे दोस्तों। ये आपको याद रखना कि ये स्टेटमेंट यूपीएससी में पूछा गया है ये वाला, कि हड़प्पा सभ्यता घोड़े से परिचित थे, तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक आपको डालना है उद्योग धंधे। उद्योग धंधे में आपको डालना है दोस्तों धातु व्यवसाय में अगर सोना, चांदी, तांबा, कांसा आदि। लोहा के बारे में दोस्तों नहीं जानते, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें लोहा नहीं, ये भी फैक्ट पूछा गया था यूपीएससी में कि हड़प्पा लोग लोहा से परिचित थे, नहीं थे दोस्तों। इसमें भी आ जाएगा आपको पीएससी में कि हड़प्पा लोग परिचित नहीं थे, जानते नहीं थे। तो सोना, चांदी, तांबा दे देगा, एक में दे देगा लोहा, तो आपका आंसर लोहा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको आप खुद क्वेश्चन बनाइए कि हाँ यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो कैसे बनाएगा। तो आप जब क्वेश्चन ही फ्रेमवर्क करना सीख जाओगे तो पीआई कोर्स आपका गलत नहीं होगा। तो मेंस का टॉपिक में से ऐसे ही दोस्तों बन जाते हैं। थर्ड टॉपिक आपको उद्योग धंधे डालने, इसमें धातु व्यवसाय सोना, चांदी, तांबा, कांसा आदि है। मोहर निर्माण, मोहर ये दोस्तों बनाते हैं सेलखड़ी जो वर्गाकार आयताकार होती थी। मन का निर्माण दोस्तों, चनुदड़ो मन का निर्माण का प्रमुख स्थल है दोस्तों। चनुदड़ो मन का निर्माण का प्रमुख स्थल कौन है? चनुदड़ो। वस्त्र निर्माण, सूती वस्त्र ऊन उद्योगों, सूती वस्त्र ऊनी वस्त्रों का निर्माण करते थे दोस्तों। फिर फोर्थ टॉपिक आपको डालना है वाणिज्य व्यापार, यानी उद्योग धंधे दोस्तों हैं वाणिज्य व्यापार। हड़प्पा लोग आंतरिक और बाहरी व्यापार दोनों करते थे। आंतरिक व्यापार सभ्यता के विभिन्न नगरों और बाहरी मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ये दोस्तों आ गया मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान के वहाँ पे मिस्र दोस्तों, ये सभ्यता वही वाला दे दिया, आदि के मध्य होता था। भुगतान संतुलन हड़प्पा के पक्ष में थे दोस्तों। हड़प्पा जो है ज़्यादा बड़ा एरिया में था। यहाँ पे मिस्र था, यहाँ पे मेसोपोटामिया और यहाँ पे चीन सभ्यता। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसके पक्ष में संतुलन था, यानी हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादा बेनिफिट था, इसका मतलब ये है। फिर नोट दोस्तों, मेसोपोटामिया में स्थित अक्कड़ के प्रसिद्ध सम्राट खरगोन अभिलेख में बाह्य व्यापार से पुष्टि होती है कि इस अभिलेख में मेसोपोटामिया के व्यापार मकरान, दिलवान, मेलुहा दोस्तों, ये बंदरगाह है या व्यापार के प्रमुख वो शहर है या बंदरगाह है दोस्तों। मकरान, दिलवान, मेलुहा ये क्या है? मेसोपोटामिया का व्यापार होता था इसमें, ये बंदरगाह दोस्तों। यूपीएससी में 2023 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया, धन्य कटक क्या है? ये बंदरगाह है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों बंदरगाह से बहुत ही क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, तो आपको भी पूछ सकता है, पीएससी में दे देगा दोस्तों मकरान, दिलवान, मेलुहा हैं। एक तरफ दे देगा बंदरगाह, एक तरफ दे देगा स्थल, एक तरफ देगा नदी, एक तरफ देगा समुद्र। तो दोस्तों ये आपका बंदरगाह हो जाएगा। फिर 5 टॉपिक में दोस्तों आपको डालना है विनिमय का माध्यम। दोस्तों हड़प्पा जिस समय था उस समय तो दोस्तों पैसे सब नहीं चलते थे, तो दोस्तों विनिमय का माध्यम क्या है? हड़प्पा सभ्यता विनिमय, यानी एक वस्तु देते थे दूसरी वस्तु को लेते थे, इसको वस्तु विनिमय कहते हैं। उस समय दोस्तों क्योंकि पैसे का प्रचलन नहीं था, इसलिए वस्तु विनिमय से अपना व्यापार करते थे। छठा नंबर दोस्तों माप तौल प्रणाली। दोस्तों जो अभी भी अपन ने वजन करते हैं उस समय भी माप तौल प्रणाली प्रचलित था। हड़प्पा सभ्यता में 4 अंक या उसके गुणन का प्रयोग माप तौल में किया। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता कितनी टेक्नोलॉजी आगे थे हमसे विनिमय के लिए, तो दोस्तों उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन माप तौल के लिए उनके पास आविष्कार था कि हाँ उन्होंने इस हिसाब से उन लोग वो करते थे, नाप तौल करते थे। यातायात व्यवस्था भी दोस्तों अच्छी था। स्थल मार्ग, जलमार्ग दोनों से यातायात करते थे दोस्तों। स्थल मार्ग में बैलगाड़ी और अन्य पशु गाड़ी होते थे, जलमार्ग में नौकाओं का संपन्न होता था। इसके आधार पर कहा जा सकता है हड़प्पा सभ्यता आर्थिक संपन्न थे। तो दोस्तों यही वाला भी आप डाल सकते हो। मैं एक और आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे कंक्लूजन कैसे लिखना है। दोस्तों ऐसे लिखना है, उक्त से स्पष्ट होता है कि हड़प्पा
हड़प्पा सभ्यता एक कोष्टक में डाल देना दोस्तों। 2500 से 1800 ईसा पूर्व मिस्र मेसोपोटामिया से व्यापार संतुलन यहाँ पे लिखना दोस्तों पक्ष में अधिक उन्नत थे दोस्तों। ये आपका डेफिनेशन हो, मतलब सॉरी दोस्तों कंक्लूजन हो गया। आपका ऐसे लिखना है। तो ये आपका मेंस का टॉपिक ये वाला हो गया आंसर दोस्तों। ऐसे या दोस्तों ये जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इसमें आपको फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आएगा, आपको एज इट इज चिपकाना है, वहाँ पे लिखना है बस फास्ट। आपको मार्क्स 7 मार्क्स का है दोस्तों, तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा ही 5.5, क्योंकि फ्रेमवर्क। और दोस्तों आप एक और इसके साथ एग्जाम्पल दोस्तों आप अगर इसके साथ ऐड कर लिए, जैसे एग्जाम्पल अधिकतर है और भी अगर आपने ऐड कर लिए कि वस्तु विनिमय कहाँ साक्ष्य प्राप्त हो, तो एग्जाम्पल आपने डाल दिए मोहनजोदड़ो। ऐसे दोस्तों अपने अगर एग्जाम्पल भी थोड़ा सा बारीक करके अगर डाल दिए तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का अगला वाला टॉपिक क्या है? राजनीतिक व्यवस्था। दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। तो हमारा एशियंट हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है प्री प्लस मेंस दोस्तों। तो राजनीतिक व्यवस्था का भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था उन्नत थी, विशेषता लिखिए। तो वही वाला आप डेफिनेशन दे सकते हो दोस्तों। ये वाला डेफिनेशन यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, आप इतना एग्ज़ाम के प्रेशर में भूल जाओगे। तो इसलिए दोस्तों मैं बोला हूँ कि आप एक ही आप इंट्रोडक्शन वही वाला डाल सकते हो। यहाँ के देखते हैं ये वाला इंट्रोडक्शन कैसा है दोस्तों। हड़प्पा भारतीय उपमहाद्वीप की पृथक सुनियोजित नागरिक सभ्यता थी। हड़प्पा कालीन स्थिति की जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलता है, परंतु हड़प्पा लिपि के अभी तक ना पढ़े जाने के कारण स्पष्ट जानकारी का अभाव है। लिपि के ना पढ़े जाने के सकने के कारण हड़प्पाई राजनीतिक स्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था से स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते। हालांकि इतिहासकारों ने इस पर भिन्न भिन्न मत दिए हैं। पुरोहित यानी शासक वर्ग दोस्तों। पुरोहित यानी शासक वर्ग में दोस्तों शासक वर्ग में समर्थक दोस्तों जिन वैज्ञानिकों ने दिया उनका तीनों का नाम नहीं लिखना दोस्तों। आपको जोन सा आपको याद रहे वही वाला आप डालना, पिगट या फिर व्हीलर, ये वाला डी गोस्वामी, आपको तीनों में से एक नाम डालना है। अगर ये तीनों याद रह सकते तो अच्छा ज़्यादा मार्क्स मिलेगा दोस्तों। तो इसमें एविडेंस क्या आया? दाढ़ीयुक्त टेराकोटा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। विभिन्न शहरों में ताबीज मिलता है। रूढ़िवादिता, ताबीज क्या है? रूढ़िवादिता दर्शाता है, यानी भूत प्रेत को मानते थे, इसका मतलब। खंडन दोस्तों क्या है? मंदिर में कोई साक्ष्य नहीं है, अनुमानित है दोस्तों। अनुमानित है, एकदम प्रूफ नहीं है दोस्तों। फर्स्ट टॉपिक आपने डाल दिया। सेकंड टॉपिक में दोस्तों सेकंड टॉपिक में आपको डालना व्यापारी शासक वर्ग, ऐसा अंडरलाइन कर देना है। समर्थक RS शर्मा। एविडेंस नगरों की उपस्थिति, आंतरिक बाह्य व्यापार उन्नति में मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहरे दोस्तों ये सोना चांदी वगैरह ही मिले हैं जो श्रृंगार के लिए यूज करते हैं। खंडन दोस्तों स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि विभिन्न व्यापारिक केंद्र थे। अन्य में अभी आप टॉपिक डाल सकते हो। इसमें राजनीतिक व्यवस्था से ज़्यादा नहीं है दोस्तों। तो सेकंड टॉपिक होगा, थर्ड में ये वाला डाल दीजिए। जनतंत्र डाल सकते हो। इसके बाद फिर लिखिए हंटर जनतंत्रात्मक शासक वही है जो मौके प्रतिनिधि शासक मानते थे, परंतु इसके स्वरूप को लेकर निश्चित नहीं है। फिर दोस्तों फोर्थ टॉपिक ये वाला डाल सकते हो। BV स्टुअर्ट हड़प्पा कालीन प्रशासन को गुलामी पर आधारित शासक मानते थे। 5 पॉइंट डाल सकते हो। बीबीलाल सैंधव काल को अभी भी छोटे बड़े राज्य होंगे तथा प्रत्येक अलग अलग व्यवसाय रहा होगा मानते हैं। कंक्लूजन दोस्तों दिया स्पष्ट है कि विद्वानों में हड़प्पा राजनीतिक प्रशासन को लेकर मत भिन्नता है, परंतु अभी हड़प्पा में व्यवस्थित शासन व राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन करते हैं। हड़प्पा में एक समान नागरिक व्यवस्था, सड़क विवाद, मूर्तियों, अपशिष्ट प्रबंधन, नगर नियोजन, एक समान बाढ़ पद्धति तत्वों में मौजूद थे। एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था को इंगित करता है दोस्तों। ये आपका
राजनीति वाला टॉपिक होगा दोस्तों ये जो है ना, इसमें से आप और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो। ये हो गए सेकेंड, थर्ड वाला, 4, 5, बस 5 डाल दीजिए। थोड़ा सा आप इसमें एग्जांपल डाल दीजिए दोस्तों। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, आर्ट एंड कल्चर पूछ लेगा। हड़प्पा सभ्यता जो आर्ट एंड कल्चर है, कला और संस्कृति की विशेषता या फिर वर्णन कीजिए, ऐसे आ जाएगा, वर्णन कीजिए। ऐसे ही दोस्तों पूछता है डायरेक्टली क्वेश्चन, लेकिन यूपीएससी में डायरेक्ट नहीं पूछता है। तो डेफिनेशन दोस्तों, डेफिनेशन यहाँ पे आप वो वाला डाल सकते हो, चल जाएगा, कोई वो नहीं, लेकिन आपको डालना अलग से तो भाई वाला डाल सकते हो। हड़प्पा लिपि ज्ञान के अभाव एवं क्षैतिज खुदाई न हो पाने के कारण हड़प्पा कला संस्कृति पर प्रकाश सीमित ही है, किंतु पर्याप्त अवशेषों के आधार पर विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हड़प्पाई कला संस्कृति को समझा जा सकता है। दोस्तों जो कुछ एविडेंस मिला है उसी के आधार पर इन्होंने अनुमान लगाया कि हाँ ये हो सकता है, एकदम प्रूफ नहीं है कि हाँ यही है, एग्जैक्टली नहीं है। तो दोस्तों फर्स्ट वाला टॉपिक आपको डालना है स्थापकला। स्थापकला दोस्तों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि स्थानों की खुदाई से प्राप्त भवन सिंधुवासियों की स्थापकला को दर्शाते हैं। ये लोग भवन निर्माण यानी मकान बनाने में पक्की ईंटों का उपयोग करते दोस्तों। इतने टेक्नोलॉजी में आगे थे उस समय भी दोस्तों, ये लोग इतनी बुद्धिमान पक्की ईंटों का उपयोग करते थे। सामान्यतः 1-2 मंजिला का मकान बनाते थे। व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली और हड़प्पाई लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण में श्रेष्ठ नमूना। जो जल निकासी प्रणाली दोस्तों, सड़कें जाते हैं, सड़कों के किनारे किनारे इन्होंने जल निकासी नहीं की, इतना ज़्यादा वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे दोस्तों कि हाँ उनका पानी रुके ना, कचरा जमे ना, इसलिए सड़क के किनारे उन्होंने नालियाँ बना दी। फिर दोस्तों सेकंड टॉपिक डालना आपको मूर्तिकला। खुदाई के दौरान मिली अनेक पत्थर धातु की मूर्तियाँ मिली, जैसे मोहनजोदड़ो से प्राप्त है सेलखेड़ी की योगी की मूर्ति एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति हड़प्पाई मूर्तिकला का श्रेष्ठ नमूना है। दोस्तों जो मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है, उसी का उदाहरण दिया है इन्होंने। मैं अभी इमेज नहीं लगाया हूँ दोस्तों, तो आपको दिखा देता। थर्ड टॉपिक आपको डालना है मोहरे। हड़प्पा से लगभग 2000 मोहरे प्राप्त हुई हैं दोस्तों, जिसमें अधिक सेलखड़ी से प्राप्त निर्मित हुई हैं। लोथल से तांबे एवं नाव का चित्र वाली मोहर मोहनजोदड़ो में पशुपतिनाथ की मोहरें प्राप्त हुई हैं। सेंधव मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी बैल का चित्रण मिला है दोस्तों। मोहरे हड़प्पा से लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से अधिकांश सेलखड़ी से निर्मित है। लोथल से तांबे एवं नाव का चित्र वाली मोहरें एवं मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मोहरें प्राप्त हुई हैं। सेंधव मोहरों पर सर्वाधिक एक लंबी श्रृंगी बैल का चित्रण मिला है। फिर दोस्तों मृदभांड, जो दोस्तों बर्तन मिलते हैं मिट्टी के, मृदभांड उसी को बोलते हैं। हड़प्पाई बर्तन हाथ या चाक से बने थे। बर्तन भाई से पकाए जाते थे दोस्तों, यानी भट्टी में पकाए जाते थे। बर्तनों को लाल रंग से पोतकर उन पर काली रेखाओं से विभिन्न पशुओं का चित्रण किया जाता। दोस्तों बर्तन होता था, उन पर लाल रंग करके उनमें चित्रकारी किया जाता था। फिर आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा जो लिपि थी यानी स्क्रिप्ट थी, 5वां टॉपिक डालना। हड़प्पा जो लिपि स्क्रिप्ट थी, ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है दोस्तों। यहाँ से लिख की साइड आती थी, दाईं से बाईं ओर और बाईं से दाईं ओर उल्टा लिखा जाता। हड़प्पा लिपि भावचित्रात्मक है, जिसमें ब्रिस्टोफेदन भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों ये टेक्नोलॉजी का एक टर्म है। हड़प्पा लिपि मूलतः 64 एविडेंस प्राप्त, चिन्हों का जो एविडेंस प्राप्त हुआ, जबकि हड़प्पा की संख्या 250 से 400 है। हड़प्पा लिपि यू आकार दोस्तों, यू टर्न लेता है जो आकार चिन्ह है, एवं सर्वाधिक मछली का अंकन है। जो मछली है दोस्तों, उन्होंने शिकार पशुपालन करते थे तो मछली मांसाहारी करते थे दोस्तों, मछली का उन्होंने ज़्यादा अंकन किया है लिपि पर, स्क्रिप्ट पर। तो दोस्तों ये आपका हो गया आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। फिर दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता को उदय कैसे और उद्भव कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा अलग अलग विद्वानों का मतभेद है, अलग अलग वो है। तो दोस्तों आपको अपना मत नहीं देना है, आपको इन्हीं वैज्ञानिकों का नाम लिखना है, एक तीनों नहीं लिखना, एक लिखना है और उनके बारे में थोड़ा सा लिख देना कि हाँ इन्होंने ये कहा। अपने खुद का ओपिनियन नहीं लिखना दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता के प्रादुर्भाव से संबंध विभिन्न विद्वानों में मतभेद है दोस्तों। मैंने पहले कहा मतभेद, आपको ये
ये वाला डेफिनेशन, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से विभिन्न विद्वानों में मतभेद है, जिसका कारण हड़प्पा लिपि का ना पढ़ा जाना। दोस्तों हाँ, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जो मत प्रस्तुत किए गए हैं दोस्तों, सुमेरियन या मेसोपोटामिया द्वारा कहा गया, द्रविड़ द्वारा, आयरो द्वारा और देश की उत्पत्ति सिद्धांत के द्वारा। दोस्तों तो मेसोपोटामिया यानी सुमेरियन जो सभ्यता है उन्होंने क्या कहा, तो दोस्तों आपको इनका ये कि तो डी कौशाम्बी का नाम इजी है दोस्तों, तो आपको इनका लिखना डी कौशाम्बी आदि इतिहासकारों, डी कौशाम्बी के अनुसार इतिहास ऐसे लिखना, डी कौशाम्बी के अनुसार मेसोपोटामिया से लोगों या विचारों से आने हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ। उपरोक्त विद्वानों ने अपना मत पक्ष हड़प्पा एवं मेसोपोटामिया से प्राप्त अन्नागर एवं तहती लकड़ी का प्रयोग, जो दोनों सभ्यताएं समान रूप से प्रयोग करती थीं, ऐसे लिखना है। इसे खंडन यानी दोस्तों इसका एविडेंस किया कि हाँ अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना ओपनिंग दिया। मेसोपोटामिया मंदिरों का निर्माण करते थे। मेसोपोटामिया यानी दोस्तों मेसोपोटामिया यहाँ है इंडिया के उधर, अब मिस्र यहाँ, चीन का यहाँ, इंडिया का यहाँ यानी ईरान साइड में है, ईरान इराक। मेसोपोटामिया मंदिरों का निर्माण करते थे, किंतु हड़प्पा लोग मंदिर अब भी एविडेंस नहीं प्राप्त हुआ है। हड़प्पा लिपि भावचित्रात्मक थी। मेसोपोटामिया की लिच्छर लिपि थी। मेसोपोटामिया में नगर नियोजन अनियमित थी, जबकि हड़प्पा में सुव्यवस्थित थी। यानी दोस्तों यहाँ पे कोई नियमित अनुसार नगर नियोजन नहीं किया जाता। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाना है उसको कैसे, जैसे कि शौचालय, स्नानगार, फिर नालियाँ बनाना, उसको ही नगर नियोजन कहते हैं। लेकिन मेसोपोटामिया के लोग इसमें ध्यान नहीं देते थे, लेकिन हड़प्पा लोग इसमें प्रॉपर प्लान बना के उसका काम करते थे कि हाँ ऐसा करना है। फिर मेसोपोटामिया में मुख्यतः बेलनाकार या मोहरें प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा लोग में ऐसा आयताकार वर्गाकार प्राप्त हुआ है। द्रविड़ों द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत, राखालदास बनर्जी का मत है कि सिंधु सभ्यता का निर्माण द्रविड़ों द्वारा किया गया है, जिसके लिए तर्क है कि द्रविड़ भी हड़प्पाइयों की तरह भूमध्यसागरीय प्रजाति के हैं। लिपि की समानता, मात्रात्मकता, समाज एवं जल पूजा एवं लिंग पूजा आदि से समानता का तर्क देते हैं। दोस्तों द्रविड़ के अनुसार इन्हें समानता का तर्क दिया है। पहले हमने किसका पढ़ा, मेसोपोटामिया, फिर द्रविड़ों की उत्पत्ति के अनुसार इसका खंडन दोस्तों दिया, देख लीजिएगा। फिर देशों की उत्पत्ति। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का पतन है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं कि उदय कैसे हुआ, लेकिन इसका पतन डिक्लाइन पूछ लिया जाता है कि हाँ डिक्लाइन कैसे हुआ हड़प्पा सभ्यता का। इमेंस का टॉपिक आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ, क्या आप सहमत हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। या फिर हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 13 लाख के समथिंग। तो इन्होंने लिख दिया लगभग 13 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैली। और भारत में कितने राज्यों में फैले हैं दोस्तों, भारत में 7 राज्यों में फैला है हड़प्पा सभ्यता। और देश में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ पोर्शन दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में ज़्यादा फैला है। तो लगभग 13 लाख किलोमीटर में फैली सभ्यता के पतन निश्चित नहीं है दोस्तों, जिसके कारण सिंधु लिपि ना पढ़ा जाना, यही लिखना आपको। एवं सिंधु स्थलों की 36 खुदाई का अभाव है, किंतु प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हमें कह सकते हैं एकदम हो ही नहीं सकता दोस्तों, इन्होंने अनुमान के अनुसार यहाँ कह सकते हैं। तो आश्रमिक पतन यानी प्रकृति का हलचल उसके कारण, और क्रमिक पतन जो दोस्तों आक्रमण के कारण बोलते हैं। तो आश्रमिक पतन में दोस्तों आर्यों का आक्रमण, आकस्मिक यानी दोस्तों जो हो सकता है। अक्रमिक पतन पृथ्वी का, आकस्मिक पतन में दोस्तों आर्यों का आक्रमण, फर्स्ट इन्होंने डाल दिया आर्यों का आक्रमण। आपको भी ऐसे डायग्राम बनाना है, ऐसे लिखना आर्यों का आक्रमण। तो इसमें डालना मार्टिन लूथर के अनुसार, फिर और ये दो को मत लिखिए, एक ही लिखिए, आपको याद भी रहेगा, नहीं तो आप तीनों के तीनों भूल जाओ, कन्फ्यूज हो जाएगा। तो मार्टिन लूथर के अनुसार आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा सभ्यता को नष्ट कर दिया। अपने मत के पक्ष में इन विद्वानों ने कुछ पुरातात्विक साक्ष्य रखे थे, जिसके आधार पर मोहनजोदड़ो में 26 नरकंकाल, जिन पर तेज पैने अस्त्रों के घाव हैं। हड़प्पा से प्राप्त एच कब्रगृह को आक्रमणकारी की ली कब्रें हैं। दूसरी तरफ साहित्यिक साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए ऋग्वेद में वर्णित हरियूपिया की पहचान हड़प्पा से की गई है। उसी प्रकार इंद्र के द्वारा प्रयुक्त पुरंदर शब्द को आर्यों ने आक्रमण जोड़ा। फिर दोस्तों आपको इतना नहीं लिखना, बस फिर लिखना है सेकंड टॉपिक बाढ़। आकस्मिक नहीं दोस्तों, जो हो सकता है, यानी कि प्रूफ नहीं है। बाढ़ के कारण जे आर मार्शल के अनुसार लिखना है। जे मार्शल के अनुसार
जय मार्शल के अनुसार बाढ़ को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना जाता है। उन्होंने अपने मत के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत किया, एविडेंस प्रस्तुत किया, जो क्रमशः मोहनजोदड़ो से 7 बार बाढ़ आया, लोथल चंदोड़ से बाढ़ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किंतु लगभग 13 वर्ग किलोमीटर फैली हड़प्पा सभ्यता संपूर्ण बाढ़ से नष्ट हो गई, ऐसा तर्कसंगत नहीं है दोस्तों। तो आपको एग्जैक्टली नहीं हो सकता ऐसा लिखना कि हाँ हो सकता है। फिर थर्ड टॉपिक डालना, नदी का मार्ग परिवर्तन। दोस्तों इसमें देखना TH लैम्ब्रिक, TH भी लिख सकते हो, एग्जामिनर को उतना वो नहीं रहता, आपको ये भी डालते TH। उस TH के अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ है। अपने साक्ष्य देते हुए कहा कि सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन से मोहनजोदड़ो तथा घग्गर नदी के सूख जाने के कारण कालीबंगा का पतन हो गया है। दोस्तों बस इतना ही, ज़्यादा नहीं। आप फिर यहाँ पे लिखना महामारी। दोस्तों 4 टॉपिक महामारी। तो कैनबेरी दोस्तों, आप ये वैज्ञानिकों का नाम लिखोगे अब तो आप दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाओगे, तो एग्जामिनर आपके ऊपर वो नहीं कहेगा कि हाँ इन्होंने कहा है। तो ज़्यादा वैज्ञानिकों का नाम भी दिखेगा तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स भी देंगे। तो केनेडी महोदय के अनुसार महामारी हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण है। अपने साक्ष्य देते हुए उन्होंने कहा मोहनजोदड़ो से मलेरिया साक्ष्य प्राप्त हुई, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि यहाँ हुआ है। फिर क्रमिक पतन में डालना है, यहाँ पे क्रमिक पतन में डाल कर तो फिर यहाँ पे एक ही डाल दिए। परिस्थिति संतुलन, फेयर सर्विस महोदय के अनुसार हड़प्पा वासियों ने नगरीकरण की घेर में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, यानी कि वन परिस्थितियों का अत्यधिक के कारण वर्षा कृषि पतन हुआ, फसल नहीं हुआ, उसके कारण नष्ट हो गया दोस्तों। फिर सेकंड डालना है 900 साल का सूखा। IIT खड़गपुर विद्वानों के अनुसार उत्तर पश्चिम 900 साल का सूखा पड़ा, परिणाम स्वरूप हड़प्पा लोग प्रवसन करे और हड़प्पा नगर वीरन हो गया, यानी कि पतन हो गया, डिक्लाइन हो गया। थर्ड टॉपिक चलना क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। ओरेल स्टाइन के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन संबंधी कारणों से हुआ है, अतः जनसंख्या पूरब की तरफ पलायन कर गया। दोस्तों पश्चिम में था या फिर उत्तर में था तो पूरब की तरफ इन्होंने पलायन कर गया जलवायु परिवर्तन के कारण, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो ग्लेशियर पिघलते हैं हिमालय से, तो पश्चिम की तरफ जो नदियों का बाढ़, इसलिए इन्होंने पूरब की ओर शिफ्ट कर लिया अपना। यहाँ से पूरब की ओर इन्होंने, जो सिंधु नदी बहता है उसके कारण इन्होंने पूरब की ओर अपना पलायन शिफ्ट कर लिया। कृषि का विकास हुआ, पूरब की तरफ बस्तियों की संख्या बढ़ने लगी। उपयुक्त कारणों के ऐसे लिखना, उपयुक्त से स्पष्ट कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किसी एक कारण से ना होकर विभिन्न कारणों से हुआ है। बस पॉजिटिव देना दोस्तों। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। आपको ऐसे ही मैप बनाना, हड़प्पा सभ्यता का पतन ऐसे लिखना, आकस्मिक पतन, क्रमिक पतन। आकस्मिक पतन में डालना 1 2 3 4, फिर इसमें क्रमिक पतन में 1 2 3, फिर कंक्लूजन देना दोस्तों। जो हड़प्पा सभ्यता है उन्होंने क्या देन दिया है, मतलब हमको क्या योगदान दिया, यानी कि जो महत्व या फिर विशेषता बोल सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की देन। एक तरफ से दोस्तों महत्व या फिर विशेषता बोल सकते हो। एक सेकंड दोस्तों, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता का क्या महत्व है। तो दोस्तों जो नगर नियोजन, आप हर एक टॉपिक से एक पॉइंट इसमें डाल सकते हो। अगर नहीं आती आपको ये वाला डालना तो ये वाला भी डाल सकते हो आपको दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता की देन, महत्व, विशेषता। फर्स्ट टॉपिक आपको डालना है सिंधु नगरीकरण को कालांतर में अपनाया गया एवं गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण संभव हो पाया। दोस्तों पहले हड़प्पा सभ्यता के समय में हुआ, कालांतर में अपनाया गया, तथा दूसरा दोस्तों जो आया गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण संभव हो पाया इनके कारण, सिंधु भाषियों के कारण। फिर सेकंड टॉपिक डालना है, सेकंड, भारतीयों ने सर्वप्रथम हड़प्पाइयों के कपास धान की खेती का ज्ञान प्राप्त किया, जिसके साथ साथ हल्का फोक और कई फसलों उन्होंने प्रारंभ किया। उदाहरण के लिए गेहूँ, जौ, मटर, सरसों, चना, कपास आदि। आगे इन फसलों का प्रचलन भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में होता रहा। सेकंड टॉपिक है हड़प्पाइयों ने सर्वप्रथम मध्य एवं पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार की नींव डाली। एंड दोस्तों समुद्र में जो नौका चलते थे पश्चिमी, दोस्तों यहाँ रेड सी है, पहले यहाँ से दोस्तों केप ऑफ गुड होप से जाना से जाता है, यहाँ से रेड सी हो गया, यहाँ से डायरेक्ट जाके
व्यापार करते थे पश्चिमियों के साथ। तो व्यापार की नींव डाली दोस्तों इन्होंने पश्चिम के साथ व्यापार की नींव डाली। धार्मिक 4 टॉपिक डालना। धार्मिक क्षेत्र में भारतीयों ने हड़प्पा से बहुत कुछ सीखा। उदाहरण के लिए भारतवर्षी, शिव, मातृ देवी यानी तुलसी, स्वस्तिक, पीपल आदि की उन्होंने पूजा करना सीखा। 5 टॉपिक में डालना। कला क्षेत्र में भी हड़प्पाइयों का व्यापक प्रभाव पड़ा। उदार वाली मूर्तियाँ बनाते थे एवं भारतीय शैली में मूर्तियों की प्रमुखता विशेषता बन गई थी। तब वर्तमान में भी इसी ढेर पर मूर्तियाँ बनाने लगे थे। दोस्तों वहाँ पे जो कला मूर्ति उन्होंने देखे, वहाँ से देख के उन्होंने इंडिया में उसका इम्प्लीमेंटेशन या फिर बोले उनका प्रयोग बनाने लगे यहाँ पे। 5 टॉपिक होगा। फिर आपको 6 डालना है। 6 टॉपिक डालना है आपको। हड़प्पा लोग निर्मित यानी बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? इक्का गाड़ी जनोदड़ों से, मोहनजोदड़ो से। कमेंट बॉक्स में कीजिए। आज भी भारतीय सड़कों पर दिख जाती दोस्तों। उस समय हड़प्पा लोगों ने इनका खोज किया। आज भी हम बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी का प्रयोग रोड में देखते हैं। उसी के बारे में इन्होंने बोला। 7 टॉपिक। भारतीय समाज विभाजन कई हद तक हड़प्पाइयों से प्रभावित हुआ। हड़प्पा समाज में भी शासक वर्ग एवं पुरोहित जो उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते थे, वहीं दूसरी तरफ व्यापारी, शिल्प, लिपिक, श्रमिक वर्ग के लोग उत्पादन के महत्वपूर्ण योगदान था। आगे ये वर्ग भारतीय समाज में भी नजर आते हैं। भारतीयों में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जो उत्पादन में भाग नहीं लेते थे तथा वेश्या एवं शुद्ध उत्पादन वर्ग थे। 1 टॉपिक डालना दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता ने भारतीय उपमहाद्वीप को तकनीक एवं वैज्ञानिक ज्ञान की विरासत दी। उदाहरण के लिए दशमलव प्रणाली, विभाजन प्रणाली दोस्तों, मेदभांडों का निर्माण, पहिए, आग का आविष्कार इन्होंने दिया। बस दोस्तों आपको इतना लिख देना है। बस ये हो गया आपका आंसर। फिर दोस्तों अन फैक्ट जो प्री के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। प्री में बोलते हैं दोस्तों क्वेश्चन कहाँ से। दोस्तों आपने मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो समझो आपका 50% प्री का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो आपको प्री प्लस मेंस साथ में लेके चलना दोस्तों, अलग से नहीं करना है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो अन्य फैक्ट यानी कि ये प्री के लिए फैक्ट है। तो सिंधु सभ्यता लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? एल वेडल ने किया था। कब? 1925 में किया था दोस्तों। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार हड़प्पा लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से हो दोस्तों। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार हड़प्पा लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से था। कपास की खेती सर्वप्रथम सिंधुवासियों ने किया था, तो पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन यूनानियों ने कपास को क्या कहा? सिंदन कहा। सिंदन इंग्लिश में लिखा है, सिंडन कहा। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीआई क्विज। दोस्तों जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा मैं आपको इसका पीआई क्विज भी करते जाऊँगा। पीआई क्विज कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है। आपको क्वेश्चन कोई जैसे 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, आप प्रीवियस या नॉलेज से, एलिमिनेशन ट्रिक से आप आंसर निकाल सकते हो। 50-50 तक आ सकते हो दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 50-50 तक आ सकते हो दोस्तों। तो इससे समझो कि आपका वेटेज बढ़ जाएगा। इस बार वैकेंसी कम है दोस्तों, तो अधिकतर लोगों का कट ऑफ इस बार कट ऑफ भी हाई जाएगा दोस्तों। तो बहुत सारे लोगों का प्री नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों एक दो नंबर से ही चूक जाते हैं। तो इसलिए आपको पीआई को बहुत इंपॉर्टेंट। प्री जब आप क्वालिफाई करोगे तभी आप मेंस में बैठ पाओगे। अब मेंस में आपको अच्छे मार्क्स, मेंस दोस्तों पीएससी यूपीएससी में सबसे इम्पोर्टेंट है मेंस ही सब कुछ करता है। मेंस में आपके अगर 800 प्लस मार्क्स है, इंटरव्यू में आपके कम मार्क्स है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी मेंस में कम है और इंटरव्यू में ज़्यादा है दोस्तों, फिर भी उतना आपका रैंक, अच्छे पोस्ट आपको नहीं मिलेगा। फ्री तो दोस्तों मार्क्स जोड़ता ही नहीं है, तो क्वालिफाई नहीं चाह रहे कि हाँ भेड़ बकरियाँ इतने ज़्यादा हैं तो उनको छाट के दोस्तों मेंस में लाते हैं। पूरा मत मानिएगा, एग्जैक्टली यही वे फंडा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज़ादी के बाद सर्वाधिक स्थल के यहाँ खोजे गए, गुजरात में खोजे गए दोस्तों। मोहनजोदड़ो आज़ादी के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता कब हुआ? 1947। ये फिर पूछ लेगा आज़ादी दिया कि 1946 के बाद सर्वप्रथम स्थल खोजे गए, 1947 के बाद यानी आज़ादी के बाद, तो गुजरात आएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्फूट टीले का निर्माण कुषाण शासक कनिष्क ने किया था। कनिष्क कहाँ पे था दोस्तों? जम्मू कश्मीर के इलाके में रहता था। इसके समय पे चौथा बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के संरक्षण में।
कश्मीर में हुआ था। स्टुअर्ट पिगट ने दोस्तों, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछो कनिष्क ने, मैंने आपको इसमें 2 और वो बता दिए फैक्ट, आपको भी ऐसे 2 आना चाहिए। कहाँ है? कनिष्क कश्मीर का था, कुषाण शासक था। इसके चतुर्थी बौद्ध संगीति हुई थी। चतुर्थी बौद्ध संगीति में क्या हुई थी, आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। ऐसे ही आपको पढ़ना कि हाँ आपको ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इसका आप ये वाला टॉपिक जानते हो, इससे रिलेटेड 3-4 टॉपिक आपको और मतलब उससे रिलेटेड आपको जानना चाहिए, फैक्ट आना चाहिए, तब आप जबकि POQ में आप प्रीवियस ईयर नॉलेज यूज़ कर सकते हैं या फिर उसका उपयोग कर सकते हो। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत समाज की जुड़ाव राजधानी कहा। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो को यानी कि जुड़ाव नहीं, दोनों का मिला राजधानी का। ये हड़प्पा आप दोस्तों आपकी राजनीतिक यानी रिलीजन कैपिटल, और मोहनजोदड़ो आपको पॉलिटिकल यानी राजनीतिक राजधानी बोलते हैं इनको दोस्तों। अगर पूछ ले दोस्तों, मोहनजोदड़ो धार्मिक राजधानी और पॉलिटिकल राजधानी हड़प्पा और धार्मिक राजधानी मोहनजोदड़ो। तो आपको पूछ लेगा कि हड़प्पा में पॉलिटिकल कैपिटल कौन है, यानी राजनीतिक राजधानी हड़प्पा, और रिलीजन कैपिटल मोहनजोदड़ो। हड़प्पा लोग संभवतः मंदिर निर्माण नहीं करते थे, सही है। मोहनजोदड़ो के लोग हड़प्पा सभ्यता को मेलू कहते हैं। हाँ दोस्तों देखिए, ये मेलू, मोहनजोदड़ो को लोग हड़प्पा सभ्यता को मेलू कहते हैं। तो ये आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है मेलुहा, सिंधन, कालीबंगा, मेलू आएगा दोस्तों। ये ताम्रलिपियों आर्यों का कर्तव्य है कि ताम्रनिधियाँ आर्यों का कर्तव्य, कथन किसने कहा? H. गोल्डन्स ने कहा। अंतिम संस्कार की तीनों विधियों का सच कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। तो आपको ऐसे पता होना चाहिए। बालाकोट पाकिस्तान, अल्लादीनो, कोट दीजी सब पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा स्थल है। भगवानपुर एवं मिताथाल हरियाणा में स्थित प्रमुख स्थल है। तो दोस्तों आपको ऐसे, तो दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता हमारा टॉपिक मेंस प्लस प्री का कंप्लीट होता है। मैं अब इसके POQ से लेके आऊँगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है वैदिक सभ्यता। दोस्तों आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।